अच्छा देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। तो बोल रहे हैं कि इथेन डाइहुइक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है। इथेन डाइहुइक एसिड, लेकिन ये एसिड है, इसको एसिड की तरह ही ट्रीट करना है ना, नॉट लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये एसिड है। हम्म। इथेन डाइहुइक एसिड इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड इफ एक्सिस एक्वस potassium hydroxide is added to the dilute ethane dioic acid. Full neutralization occurs and the potassium ethane dioic acid, सॉरी पोटेशियम इथेन डाइहुइक एसिड, तो वही नॉर्मल एसिड और बेस का रिएक्शन है। ठीक है। मेरे पास इथेन डाइहुइक एसिड जो है वो एसिड है, और KOH जो है वो मेरे पास अल्कली या बेस है। तो हमारे पास सॉल्ट बन रहा है। सॉल्ट कौन सा बन रहा है? K2C2O4, यानी पोटेशियम इथेन डाइओएट, और उसके साथ वाटर बन रहा है। ठीक है। हम्म। न्यूट्रलाइजेशन तो बनेगा। इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, partial neutralization take place and not all H plus ion in the acid replaced by K plus ion, यानी कि अगर मैं स्मॉल अमाउंट डालूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगी, कंप्लीट तो नहीं होगी। इंस्टेड एंड acid salt form which crystallizes to form a solid with the formula KHKA। ठीक है, क्या है? KABHBC2O4 ब्रैकेट में C प्लस डॉट H2। ठीक है। अगर मैं कम अमाउंट डालूंगा तो एक एसिड सॉल्ट तो बन जाता है, जिसका फॉर्मूला मुझे यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो एक एसिड सॉल्ट बनता है इससे। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई द लेटर्स ABC रिप्रेजेंट अ रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ स्पीशीज प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड मे नॉट नेसेसरी बी द होल नंबर्स। द रिलेटिव नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद वन फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाई T। हम्म। A student attempt to determine the value of ABCD in a sample of an acid salt. See, जो acid salt दिया गया। The student wants to make 250 cm cube of aqueous solution। तो ये ठीक है। इसका हम एक्वा सॉल्यूशन, जो एसिड सॉल्ट बना है उसको हम क्या बना रहे हैं? एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है। और उसका कितने के वॉल्यूम का बना रहे हैं? 250 cm क्यूब का। द स्टूडेंट एड्स 1.89 ग्राम ऑफ KBH into a, जो एसिडिक सॉल्ट है, इंटू 100 cm क्यूब बीकर। स्टूडेंट क्या कर रहा है? इतना मास ऐड कर रहा है एसिडिक सॉल्ट का, कितने? 100 cm क्यूब के बीकर में। सही। डिस्क्राइब द नेक्स्ट स्टेप्स द स्टूडेंट शुड टेक टू मेक द सॉल्यूशन ए containing exactly 1.89 gram of acidic salt. Give the name and the capacity of the apparatus which should be used and describe how the student should ensure the volume is exactly 250 cm cube. Write your answer using a series of नंबर्ड स्टेप। सबसे पहले देखेंगे कितने मार्क्स का है, उसी तरह से हम देखते हैं। 4 मार्क्स है तो 4 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है। देखो यहाँ पे अब हमने स्कोप तो डाल तो दिया है ना, यानी कि हमने एक स्टेप तो हमने इसको बता दिया है, यानी कि हमने 1.89 ग्राम एसिडिक सॉल्ट डाल दिया 100 cm क्यूब बीकर में। उसके बाद वो बोल रहा है कि भाई उसके बाद के स्टेप क्या होंगे, जब हमें पूरे एक सॉल्यूशन बना होगा 250 cm क्यूब का। उसके वो बाद के स्टेप क्या है? यूज डिस्टिल्ड वाटर टू डिसॉल्व द एसिडिक सॉल्ट इन द बीकर। हम क्या करेंगे इसमें अब? हम्म। कर में डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे ताकि जो मेरा सॉल्ट है वो डिसॉल्व हो जाए। फिर जो हमारे पास अब ये सॉल्यूशन बन गया है, सही है, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर द सॉल्यूशन टू 250 cm क्यूब वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। ठीक है। जो सॉल्यूशन बना है उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो ट्रांसफर कर देंगे। rinse द बीकर एंड ट्रांसफर इट वॉशिंग टू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। फिर जो बीकर है उसको हम डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, और जो ये वॉशिंग होगी इसको भी हम क्या करेंगे? वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर देंगे। फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम पूरा कर देंगे 250 cm क्यूब। तो यूज द वाटर टू फिल द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अप टू 250 cm क्यूब। सही। फिर उसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है? पार्ट बी में डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 2 माइनस प्रेजेंट, यानी जो इथेन डाइहुएट आयन है उसमें कितने मोल्स मेरे पास प्रेजेंट है। ठीक है। इथेन डाइहुएट आयन C2O4 2 माइनस रिएक्ट विद द मैग्नेट आयंस MnO4 माइनस इन एसिडिफाइड कंडीशंस एज शोन। ठीक है। ये मेरे पास रिएक्शन किया गया है, जो एसिडिफाइड कंडीशन में MnO4 से रिएक्शन कर रहा है C2O4 2 माइनस। ठीक है। वो बोले कि MnO4 ions are very deep in purple color. All other species appear colorless. The reaction takes place above a temperature of 70 degrees C. The student carries out a redox titration using the following steps। ठीक है। टाइट्रेशन कर रहा है वो किसकी? C2O4 की MnO4 के जरिए। ठीक है।
वो बोल रहा है कि भाई स्टेप वन क्या है, अब ये आपको और से सुनना होगा। स्टेप वन क्या है? द स्टूडेंट रिंस एंड फिल्स अ प्यूरेट विद 0.02 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ KMnO4। ठीक है, ये तो कंसंट्रेशन दे दी। फिर बोले स्टेप टू क्या, द स्टूडेंट यूजेस द पेपर टू ट्रांसफर 250 km क्यूब ऑफ सॉल्यूशन है, जो आपने अभी वो पहले बनाया था। ठीक है, उसमें सॉल्यूशन ए में 25 cm क्यूब लेना है और उसको भी उसको कॉनिकल फ्लास्क में डाल देना है। यानी कॉनिकल फ्लास्क में आपका सॉल्यूशन ए है, सही है, जो आपके पास एसिडिक सॉल्ट को बना था वो है, और प्यूरेट में आपने KMnO4 लिया है, सही। तो उसके बाद बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट एड्स 20 cm क्यूब एंड एक्सेस ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ H2SO4 टू द कॉलिनिकल फ्लास्क। अब जो सॉल्यूशन था ए, उसके साथ साथ ऑप्शन में 20 cm क्यूब जो है H2SO4, 20 cm क्यूब ऑफ 0.5 मोल पर डीएम क्यूब, वो कंसंट्रेशन वाला H2SO4 भी ये कॉलिनिकल फ्लास्क में तो डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है स्टेप फोर में द कॉलिनिकल फ्लास्क इज हीटेड विद अंटिल द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 80 डिग्री C इज रीच्ड। तो ये फिर हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसमें क्या था, देखो हमने ऊपर एक कॉलिमेटिक फ्लास्क लिया है, ठीक है। ये हमारा स्टैंड वगैरह है, ठीक है। ये हमारे पास प्यूरेट थी, तो ये प्यूरेट है। प्यूरेट में हमने क्या लिया है, KMnO4 लिया है, ठीक है। फिर सबसे पहले हमने स्टेप वन में सॉल्यूशन ए को डाला है। फिर स्टेप बी में हमने, स्टेप टू में H2SO4 इसमें हमने को डाला है, सही। तो ये फिर उसको हीट किया जब तक 80 डिग्री सेल्सियस रीच ना हो जाए, सही। फिर बोला द स्टूडेंट एट्स KMnO4 माइनस फ्रॉम द ब्यूरेट अंटिल द एंड पॉइंट इज, जब तक आपका कलर चेंज हो ना हो जाए उस तक आप KMnO4 डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि भाई द स्टूडेंट रिपीट द टाइट्रेशन अंटिल द कॉन्कर्डेंट ट्रेडिंग आना चाहिए, तो सेम ट्रेडिंग नहीं आ जाती। तो कॉन्कर्डेंट ट्रेडिंग आपके पास वो कहाँ आ रही है, आपके पास यहाँ पे आ रही है, फर्स्ट और वो थर्ड में, ये कॉन्कर्डेंट आ रही है, बिल्कुल सेम आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद बोले द स्टूडेंट डिटरमाइंस द एवरेज टाइटर टू बी 24.40। जाहिर सी बात है, इन दोनों को टू से डिवाइड करोगे यही आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। जब दोनों वैल्यू सेम आ जाती हैं तो आप फिर किसी से डिवाइड को नहीं करते हो, वही आपकी एवरेज वैल्यू बन जाती है, सही। सही है। फिर उसके बाद इसका पार्ट पार्ट बी का है क्या है, व्हेन एम्प्टिंग द पिपेट इन स्टेप टू। स्टेप टू में जब आप पिपेट को, सही है, एम्प्टी कर रहे हो ना, यानी कि आप जो ये पिपेट का यूज करके, आप पिपेट का यूज करके सॉल्यूशन ए 25 cm को ट्रांसफर करो पॉलिटिकल फ्लास्क में ना, सही। When emptying the pipette, in step 2, the student touches the surface of the solution in the flask with the tip of pipette, suggested by the student does this। देखो इसका ये होता है कि आप सॉल्यूशन को इसलिए टच करते हो ताकि आपका कुछ भी जो है को रहना जाए, ठीक है। पिपेट में कुछ भी को रहना जाए, ठीक है। जब आप को टच करते हो सॉल्यूशन से तो सबका सब जो है वो पिपेट में, पिपेट से बाहर को निकल जाता है, सही है। जी सर। तो सो दैट नथिंग इज लेफ्ट इन द पिपेट एंड एग्जैक्टली 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन ए इज ट्रांसफर, ताकि आपका कुछ भी प्रिपेयर पर रहना चाहिए। देन उसके बाद पार्ट टू में पूछ रहा है सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पीस ऑफ apparatus टू मेजर H2SO4 इन स्टेप थ्री, मेजरिंग सिलेंडर। आपने 20 cm क्यूब जो है स्टेप थ्री में वो ट्रांसफर करना है ना, तो क्या है, मेजरिंग सिलेंडर इसका बेस्ट apparatus है। द स्टूडेंट है 20 cm क्यूब एक्सिस ऑफ दिस, ये स्टेप थ्री H2SO4, तो मेजरिंग सिलेंडर है आपके पास बेस्ट apparatus है, ठीक है। फिर उसके बाद वो आपको बोल रहा है कि सजेस्ट व्हाई द स्टूडेंट स्टार्ट्स ईच टाइट्रेशन विद इनिशियल ब्यूरिक ट्रेडिंग ऑफ 0.1 cm क्यूब अदर देन यूजुअल 0 cm क्यूब, सही है। देखो असल ये प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हमारे पास जो है ना, जो ब्यूरिट की रीडिंग है, ठीक है, अब होता क्या है, अगर हमारे पास कलरलेस कंपाउंड हो तो उसको रीड करने में मुश्किल तो नहीं होती, लेकिन अगर मेरे पास कलर्ड वो कंपाउंड हो ना, तो उसको रीड करने में मुश्किल होती है। हमने ब्यूरेट में KMnO4 लिया है, तो उसमें ना वो एरर आ जाता है रीड करने के लिए। तो हम क्या को करते हैं, 0.1 cm क्यूब से स्टार्ट करते हैं खुद ही ना, कि भाई 0.1 cm क्यूब है, ताकि हमारे पास एरर ना है। हमने पहले से 0.1 cm क्यूब अज्यूम किया हुआ होता है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये एरर ना है। एरर कब आता है, जब आपके पास कलर कंपाउंड हो तो आपको रीड करने में, इनिशियल वैल्यू रीड करने में काफी मुश्किल होती है। KMnO4 इज अ कलर कंपाउंड, so if the burette is filled to the top, initial value will be hard to read, ठीक है। तो उसके वो बाद बोला स्टेट व्हाट इज द मीनिंग बाय द कॉन्कर्डेंट ट्रेडिंग। भाई कॉन्कर्डेंट ट्रेडिंग उसको बोलते हैं कि जब आपके पास जो दोनों में चेंज आए ना, वो मिनिमम
मिनिमम कितना हो, 0.1 cm क्यूब के जितना हो। ठीक है, 0.1 cm क्यूब के भी जितना हो, ठीक है। यानी कि जितनी आपकी मिनिमम वैल्यू ली है उसका इतना वो डिफरेंस हो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0.1 cm क्यूब थी। टाइट्रेट ट्रेडिंग विद इन 1 cm क्यूब ऑफ ईच अदर, ठीक है, इतना वो डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद बोल रहे हैं कि भाई यूज योर आंसर टू B4 and C2 and other information given in the question to determine the mass of 1 mole of acidic salt and hence determine the value of D to the nearest whole number। यहाँ पे उसने मुझे सबके AR MR दिए हैं। If you are unable to calculate the answer in C2, C2 आपके पास ऊपर है, ठीक है। सॉरी, सी, अच्छा, सॉरी ये वाला स्टेप है इसके बाद, सॉरी, ठीक है, मैं गलती से आ गया, ठीक है। ये वाला इसका पार्ट 4 है। ये गलती से मैं पे आ गया था, डी पे आ गया था, तो ये पार्ट डी पे आ गया था, सॉरी पार्ट सी पे आ गया। पार्ट बी का पार्ट 4 है, स्टेट द कलर चेंज इन द मिक्सचर ऑफ द कॉलोनिकल फ्लास्क। जाहिर सी बात है, कॉलोनिकल फ्लास्क में जब आप कुछ वो डालोगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा, देन उसके बाद पर्पल आ जाएगा, क्योंकि KMnO4 डाल रहे हो ना, तो कलरलेस तो क्या हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा, ठीक है। जब पहले कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, फिर जब आप केमनो पहले कलरलेस होगा, अपना KMnO4 डालोगे तो पर्पल कलर आ जाएगा। उसके बाद बोले डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2O4 टू माइनस आइन इन द 250 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, ये ऑफ एसिडिक सॉल्ट, गिव द आंसर टू द थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, वो मोल्स निकालने हैं, तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपको पीछे KMnO4 के वो दिए गए ना जो इक्वेशन है, वो आपने यूज करनी है ना, KMnO4 की। तो आपको ट्रेडिंग क्या वो दी हुई है KMnO4 की, ये आपको देख लो, ठीक है। यहाँ पर आपको KMnO4 का कंसंट्रेशन दी हुई है 0.02 मोल पर DM क्यूब, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो इस वॉल्यूम आपको KMnO4 का गिवन है, कंसंट्रेशन आपको KMnO4 की गिवन है। आप क्या करोगे, सीधा इसके N × CV से इसके क्या करोगे, मोल्स फाइंड आउट कर लोगे। तो हमने यहाँ क्या किया, N × CV अप्लाई किया और सीधा इसके मोल्स फाइंड आउट के लिए जो आपके पास आ रहे हैं 4.8 × 10⁻⁻⁴, इसको अब यूं भी लिख सकते हो, सही। फिर उसके वो बाद आप देखोगे दोनों में रेशो क्या आ रहा है, ठीक है। जो आपके पास दोनों में रेशो आ रहा है ना, क्या रेशो आ रहा है, 5:2 का, ठीक है। 5:2 का रेशो आ रहा है आपके पास KMnO4 और C2O4 टू माइनस में, तो ये रेशो आप यहाँ के आपने अप्लाई कर दिया, ठीक है। HMnO4 2 है, C2O4 5 है, तो जब HMnO4 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴ होगा तो बताओ C2O4 कितने होगा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सिंपल इज दैट, मोल्स को निकाल लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके पास मोल्स आए ना, वो 250 cm क्यूब के लिए है। यहाँ पर उसने आपको क्या बोला है, इन, सॉरी, जो मोल्स हैं वो 25 cm क्यूब के लिए है। जो आपने अभी मोल्स निकाले 25 cm क्यूब के लिए, क्योंकि उसने जो आपने सॉल्यूशन बनाया था 250 cm का, उससे आपने टू 25 cm क्यूब सॉल्यूशन अलग कर लिया था, आपने देन उसको टाइट्रेट किया था, ठीक है। लेकिन उसको कितने के लिए चाहिए मोल्स, 250 cm क्यूब के लिए, तो आप इसको आप ड्राइव कर लोगे, ठीक है। कैसे, कि जब आपके पास 25 cm क्यूब के वॉल्यूम था तो इतने पर मोल्स थे, तो बताओ कि जब 250 cm क्यूब वॉल्यूम होगा तो कितने पर मोल्स होंगे, वो फिर आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया बाय रेशो मेथड, तो आपके पास इतने पर मोल्स आ गए। फिर उसके बाद पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है, वो बोल रहा है इफ यू आर अनेबल टू कैलकुलेट द आंसर टू B4, then you may use the value of 1.18 to 10⁻⁻2 mole for the calculation in part C। These values are not the correct value, correct value हमने पर निकाली हुई है 0.0122 है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं द स्टूडेंट डज एन एसिड बेस्ड titration of solution A to determine the value of A and B in acidic salt, suggest the name of a suitable reagent to use this titration। एसिड बेस हो रहा है ना, तो ऐसी बात है NaOH हमारे पास सबसे बेहतर चॉइस रहती है हमेशा टाइट्रेशन करने के लिए, जब भी एसिड बेस हो, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट था तो आपको बेस चाहिए था, तो आपने NaOH ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोले द स्टूडेंट फाइंड्स द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इन सॉल्यूशन ए इज दिस, H प्लस की इतनी कंसंट्रेशन है, यूज दिस वैल्यू टू एन आंसर टू B4 B6, जो हमने अभी लास्ट में आंसर निकाला है, मोल्स निकाले, to determine the ratio C to B to two decimal places, then reduce the value in acidic salt, ठीक है, to two decimal places। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, आपने वो रेशियो निकालना है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट को जाहिर सी बात है काफी इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये अलग किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, अलग तरह से होते हैं।
देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, एच प्लस के मोल्स निकाल लोगे। एच प्लस के मोल्स कैसे को निकालोगे, उसने 250 cm क्यूब आपको को बोला है ना। तो आप सिंपल जो है ना, जो इसकी कंसंट्रेशन थी उसको उसके मोल से मल्टीप्लाई, सॉरी, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये सी इंटू वी लगाया तो आपके पास यहाँ पे वो मोल्स आ गए। सही है। यहाँ पे आपके पास क्या आ गए, मोल्स आ गए। अब यहाँ पे देखो, अब जो यहाँ पे आपके पास वो मोल्स आए, अब देखो एच कहाँ पर है, एच यहाँ पर है। ये मेरा एच है, ये मेरा एच है। ठीक है। ये मेरा एच प्लस बोल सकते हो आप इसको। और इसको आप जो है वो, इसको आप जो है वो ये पूरा आपका सी है। ठीक है। अच्छा, सी के ऊपर आपने मोल्स जो है वो निकाल लिए थे। सही। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सी टू बी का रेशो वो लगा रहे हो। अब सी टू बी का रेशो किस तरीके से वो लगेगा। ठीक है, सी के मोल्स आपने ऊपर को निकाल लिए थे, कितने थे, 0.02। सही है, सी के मोल्स आपने ऊपर को निकाल लिए थे, वो कितने थे, 0.02। और यहाँ पे एच के मोल्स आपको निकाल लो, सॉरी, एच के मोल्स आपने यहाँ पे अभी भी निकाले। तो आपने इन दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है। तो अगर सी बने तो बताओ एक्स कितना होगा। ठीक है, सी आपने अपनी मर्जी से वन अज्यूम कर लिया, तो बताओ एक्स कितना होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स कितना हो गया, 1.25। एक्स आपके पास तो कितना हो गया, 1.25 हो गया। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपका, यहाँ पे ए प्लस बी जो है आपका टू के ही इक्वल है, तो आप बी की वैल्यू 1.25 को पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा 0.275। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ए कितना है, 0.75 है। ठीक है। हाँ सही है, ए कितना है, 0.75 है, और ए टू बी का रेशो आपने निकाल लिया 1:2.5 का है। ठीक है, 1.25 है। तो ये इस तरीके से आपके पास जो है वो सॉल्व हो रहा है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये टू वो कैसे आया। ये जो टू आपके हमने ये अज्यूम किया है पूरा, तो ये टू कैसे अज्यूम कर लिया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू टू। देखो, ये हमने चार्ट से अज्यूम किया है। चार्ट से किस तरीके से अज्यूम किया, मेरी बात सुनना। देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, तो के ए एच बी और C2O4 C। अब C2O4 के ऊपर कलेक्टिव चार्ज क्या है, -2 है। और सी हमने वन एज्यूम किया हुआ है, तो इसके ऊपर कलेक्टिव चार्ज क्या होगा, -2 है। तो जाहिर सी बात है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, +2 होगा। तो वो चार्जेस क्या, अगर मैं देखूँ तो ये जाहिर सी बात है, पावर आपस में मल्टीपल होती हैं। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो गया, 2। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, क्योंकि ये इस सेंस से हमने बताया ना, क्योंकि पावर क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है यूं करके। ठीक है। तो ए प्लस बी किसके बराबर है, 2 के। ए प्लस बी किसके बराबर है, 2 के। तो बी का हमने रेशो अभी हमने को निकाला है, बी का रेशो कितना निकाला है, 1.25। तो बी 1.25 है, तो एक तो कितना होगा, 0.75 होगा। ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया है, सी को बस यहाँ पे वन अचीव वन अज्यूम कर लिया। रेशो निकाल लेना, रेशो हम तो कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने सिंपलेस्ट रेशो रख दिया सी का 1। अब सी से बाकी सबको वो कंपेयर करें, अगर सी 1 है तो बाकी कितने होंगे। बाकी जो बी है वो हमारा है 1.25। ठीक है। तो ए प्लस बी 2 के ही इक्वल था। तो बताओ मेरे पास ए कितना होगा, बी मेरे पास 1.25 था, तो ए 0.75 हो जाएगा। सही, इस तरीके से। तो ऐसी बात है, थोड़ा मुश्किल था। सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, अब जो हमने पहले गलती से इससे पहले वो कर लिया था थोड़ा सा। अच्छा देखो, उसके बाद बोला है यूजर आंसर टू B4 एंड C2 and other information given in the question to determine the mass of 1 mole of acid salt and hence determine the value of D to the nearest whole number। ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे उसने बोला है कि वही चीजें दी गई हैं। अब यहाँ पे देखो, हमें यहाँ सबसे पहले वो निकालना है क्या है, मास निकालना है 1 मोल ऑफ दिस, ये इसका है, ये हैमार कितना है। ठीक है। तो इसका हैमार कैसे आएगा, देखो मेरे पास हैमार या मास का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास होता है N = M/M/R। तो हैमार का क्या हो जाएगा, M/N। अब
एम मेरे पास कितना है 1.89, हमने हमें यहाँ ऊपर ही उसने को दिया हुआ था। सही है। यहाँ पे पीछे 1.89 मास उसने हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ था, ठीक है। और मोल्स हमने पीछे को निकालनी है, इसके मोल्स हमने पीछे निकालनी है ना, ठीक है। मोल्स ये रहे जो हमने पीछे को निकालनी है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका एमआर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एमआर आ गया, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमारे पास पूरे का है, यानी कि इसमें वाटर भी इंक्लूडेड है। ये पूरे इसका है, यानी कि ए एच बी CO4 2 C2O4 C.DH2, ये पूरे का है, ठीक है। ये पूरे का हमारे पास आ गया, लेकिन हम अगर सिर्फ डिहाइड्रेटेड यानी एनहाइड्रेट सॉल्ट को निकालें, तो एनहाइड्रेट सॉल्ट का वो कितना आएगा वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अच्छा देखो ये कैलकुलेट कैसे किया है, के ए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, KABHC2O4, और फिर क्या है बाहर है सी। अगर आप यहाँ पर ये वो देखो ना, तो सी क्या है, सी तो मेरे पास बन है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन आप को लिख देना सी। अब यहाँ पे के की पोटेशियम का मास कितना होता है मेरे पास, पोटेशियम का मेरे पास तो मास होता है 39, और ए की वैल्यू 0.75 की पीछे निकालिए, फिर प्लस। सही है। बी क्या था, बी 1.25 था इंटू वन, तो ये 1.25 भी आ गया। देन उसके बाद C2 और O4 की, तो हमारे पास इसका तो मास कितना आ गया, 11.585। तो ये मेरे पास हाइड्रेटेड जो सॉल्ट है उसका वो मास है। तो जो मेरे पास टोटल हैम आ रहा है ना, जो टोटल हैम आ रहा है, जो टोटल मेरे पास हैम आ रहा है ना इसका, KAHBC2O4C.7H2, इसके हेमार से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसके डिहाइड्रेटेड सॉल्ट के हेमार। तो मेरे पास पता है आंसर क्या आएगा, DH2O का वो मास आ जाएगा। गलती से 7H2O लिख दिया, DH2O। मेरे पास DH2O का वो मास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, घी तो कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। पूरे का मास कितना था ऊपर निकाला है, 1.54.91, और जो डिहाइड्रेटेड सॉल्ट है उसके मास से माइनस कर दिया, तो मेरे पास वाटर का आ गया, ठीक है। अब मैं इसको इसके एम आर से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये टी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एम आर कितना है इसका, 36.335 आंसर है। एम आर से डिवाइड कर दिया, आंसर क्या आ गया, T। तो इस वो तरीके से हमने किया, सही। अच्छा देखो अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। वो बोले कि भाई ब्रास इज एन एलॉय। अब देखो वो मुझे बोल रहा है कि भाई brass is an alloy of copper and zinc. Typical copper concentration vary from 50% to 85% depending upon the properties needed in alloy. There may be a small amount of other metal present. A student found a method to determine the percentage of copper in a sample of brass. यानी कि brass copper कितना है वो brass में। A known mass of a brass powder is reacted with excess concentrated nitric acid. Both the copper and the zinc and other metal present are oxidized in the aqueous solution lines by nitric acid. वो nitric acid से क्या हो जाते हैं, oxidize हो जाते हैं। The amount of Cu2 plus ion present can be determined by the titration technique। ठीक है, जो अभी अपने आइंस में वो ऑक्सीडाइज ये हो गए, Cu2 प्लस हो गया है वो कॉपर। अब ये कितना वो कॉपर 2 प्लस है, इसको हम बाय टाइटेशन मेथड फाइंड आउट कर लेंगे, सही। ठीक है सर। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं यूज अ weighing board, use a weighing board to accurately weighing a difference approximately 2 gram of a brass powder and place the brass into a small glass beaker। 2 ग्राम जो है उसने अपने वो ये वेट किया और उसने
एक स्मॉल ग्लास बीकर में डाल दिया। इन अ फ्यूम कपबोर्ड एड अप्रोक्सीमेटली 20 cm cube of nitric acid to the brass in the beaker and allow to brass to completely react to form the solution है, ठीक है। बीकर में सबसे पहले ब्रास डाला, देन ब्रास डालने के बाद निट्रिक एसिड डाल दिया, और द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। सही। ऐसी बात है, ये ऑक्सीडाइज हो गया ना कॉपर, ठीक है। जो ब्रास में कॉपर था वो ऑक्सीडाइज हो गया, सी यू यहाँ पे जीरो चार्ज था, यहाँ पे इसमें +2 आ गया, ठीक है, जीरो से +2 चार्ज आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि डाइल्यूट ऑल सॉल्यूशन ए टू फॉर्म एग्जैक्टली 250 की एम ऑफ क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बी, प्लेस 25 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बी इनटू अ कॉलिनिकल फ्लास्क। अब जो आपके पास 250 cm क्यूब यहाँ पर वो बना है, इससे 25 cm क्यूब आपने वो ले लिया, सही है, इससे सॉल्यूशन बी से निकाल लिया, उसको कॉलिनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। यूज अ यूज अ ड्रॉपिंग पिपेट टू ऐड aqueous sodium carbonate to a solution B in the conical flask until there is no more acid present, ठीक है। क्या बोला, यूज आर ड्रॉपिंग पेपर टू ऐड एक्वस सोडियम कार्बोनेट टू सॉल्यूशन बी। अब जो हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला है उसमें आप क्या कर रहे हो, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपिंग पेपेट उसमें आप एक्वस सोडियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हो, ठीक है, ताकि कोई भी एसिड जो है वो बाकी ना रहे, सारे का सारा एसिड क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई एसिड आ भी गया है, तो वो एसिड सारे का सारा जो HNO3 बच गया है, वो जो कॉपर 2+ के साथ आए, तो सारे का सारा HNO3 न्यूट्रलाइज हो जाए बाय वो सोडियम कार्बोनेट। Add approximately 20 cm cube of potassium iodide to the conical flask. A white PVT forms as well as a brown solution of of aqueous iodine. Fill up burette with 0.1 mole per dm cube of sodium thiosulfate Na2S2O3. So it uh, ready for the titration in step 8. Carry out the titration of the aqueous iodine produced in the conical flask against the 0.1 mole per dm cube of N2S2O3. सही। अब वो आपसे स्टेप ए में क्या बोल रहा है, स्टेप ए में वो आपको बोल रहा है कि आउटलाइन, स्टेप ए में बोला है आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट शुड एक्यूरेटली वेट द डिफरेंस इन स्टेप 1 इन ऑर्डर दैट द एग्जैक्ट mass of blood transferred in a small beaker is known. Include the result table with the approximate heading ready for the student to fill in. देखो सबसे पहले आप खाली जो आपके पास विंग बोट है उसका मास को निकाल लोगे, सही है, जो एम्प्टी है, फिर जो प्रास था उसका मास, जो फिर आपसे ये प्रास ऐड करके उसका मास से निकाल लोगे, देन आप क्या करोगे, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। यानी कि ब्रास ऐड करने से पहले का मास और ब्रास ऐड करने के तो बाद का मास, दोनों मास का वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लोगे, तो आपके पास एग्जैक्टली ब्रास का मास आ जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट फर्स्ट measure the mass of a wing board plus brass and after transferring all the measure the mass of the wing board again, ठीक है, वही बात है ना, ठीक है, कि पहले आपने जो ब्रास डाला है उसका मास कैलकुलेट कर लिया, फिर आपने ब्रास को ट्रांसफर कर लिया, देन उसका मास कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, जो एम्प्टी हो गया था। दिस शुड बी डन यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एंड बोथ masses शुड बी subtracted to guess the mass of brass, ठीक है। अब आपने को टेबल बनाना है, उसके ऊपर कहा था, तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, सबसे पहले मास ऑफ अ विंग बोर्ड ऑफ अ ब्रास प्लस एम्प्टी, जो वो आपके पास विंग बोर्ड था, फिर आपके पास यहाँ पे दोनों के वो डिफरेंस है मास ऑफ ब्रास, ये हेडेड आ जाएगा। आप दोनों तरीकों से कर सकते हो, आप पहले एम्प्टी का कैलकुलेट कर सकते हो, देन उसके बाद आप कैलकुलेट वो कर सकते हो जब आपने ब्रास वो हेड किया, ठीक है। तो दोनों वो मेथड आप कर सकते हो। फिर उसके बाद देन वो बोल रहा है कि सजेस्ट व्हाई इट इज नेसेसरी इन स्टेप 2 इन अ फ्यू कबोर्ड, दैट सी बात है, आप HNO3 यूज कर रहे हो, तो वहां से गैसेस निकलेंगी ना, तो NO2 गैस निकलती है जो कि वो टॉक्सिक गैस होती है, तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हो, फ्यूम कबोर्ड यूज करते हो, NO2 विच इज अ टॉक्सिक गैस इज रिलीज। फिर उसके बाद बोले आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी आउट स्टेप 3, include the name and the capacity of a suitable piece of apparatus in which solution B should be prepared. वो बोल रहे हैं कि भाई आप स्टेप 3 आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट शुड कैरी स्टेप 3, यानी किस तरीके से वो स्टेप 3 उसने वो करना है, उसमें आप इंक्लूड द नेम एंड द कैपेसिटी ऑफ अ सुटेबल पीस ऑफ apparatus
यूज इन सही है, जो आपका सॉल्यूशन बी बनाने में हेल्प करेगा। स्टेप 3 क्या है, दोबारा पढ़ लेते हैं। डाइल्यूट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ ए टू फॉर्म एग्जैक्टली द सॉल्यूशन बी। ठीक है, यानी कि जो सॉल्यूशन ए ऊपर है आपके पास, उससे आपने सॉल्यूशन बी प्रिपेयर करना है। ठीक है, 250 cm क्यूब का। सही। अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पूरे उसके लिए आपने 250 cm क्यूब का वो बना रहे हैं ना, तो 250 cm क्यूब का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का यूज करोगे। तो जो सॉल्यूशन ए है ना, वो आप जितना भी 25 cm क्यूब है, वो आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में वो ट्रांसफर कर दोगे। देन जो बीकर है ना, जिसमें सॉल्यूशन ए था, उसको आप वॉश करोगे डिस्टिल वाटर से, वॉशिंग को भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल दोगे, और वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को आप फिल कर दोगे टिल 250 cm क्यूब विद डिस्टिल वाटर। ठीक है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप क्या करोगे, सबसे पहले बीकर लोगे। सही है, बीकर में जिसमें आपने सॉल्यूशन लिया है ना ए, अब फर्स्ट को 25 cm क्यूब है, तो आप उसको सबसे पहले ट्रांसफर करोगे वॉल्यूमेट्रिक तो फ्लास्क में, जिसका वॉल्यूम 250 cm क्यूब होगा। देन बीकर को आप डिस्टिल वाटर से वॉशिंग कर दोगे। सही, और वॉशिंग को भी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ट्रांसफर कर दोगे। देन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 250 cm क्यूब में जितना भी डिफरेंस रहता होगा ना, उसको 250 cm क्यूब तक पूरा कर दोगे विल डिस्टिल वाटर। ठीक है, R 250 cm cube volumetric flask must be used. Transfer a solution A to the volumetric flask. Then add washing of the beaker to the volumetric flask and then add distilled water until 250 cm cube. सही। उसके बाद देखो, जाहिर सी बात है, समझाने का सेंस अलग होता है। आपको वो लिखने में मोर प्रिसाइज होकर लिखना पड़ता है, ज्यादा प्रिसाइज होकर लिखना पड़ता है। सही। नेम द हैबिटेट needed to transfer solution B into the कॉलिनिकल फ्लास्क। एज पर पिपेट के जरिए आप इसको ट्रांसफर करोगे। पिपेट ज्यादा एक्यूरेट एपरेटस होता है एज कम्पेयर टू मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोला कि स्टेट हाउ द स्टूडेंट यू वुड नो देयर वाज नो मोर एसिड प्रेजेंट इन स्टेप 5। जाहिर सी बात है भाई, आप रिएक्शन कर रहे हो ना, अगर आपके पास एसिड है, मेटल से रिएक्शन कर रहा है, तो ऐसी बात है वो गैस बनाएगा। अगर गैस ही नहीं बन रही है, यानी आपका एसिड पूरे का पूरा कंज्यूम हो गया है। ठीक है, यानी कोई भी एफरवेसेंस नहीं आ रहा है, आपका एसिड जो है वो कॉपर से रिएक्शन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो H2 गैस लिबरेट करेगा। अगर H2 गैस वो लिबरेट नहीं कर रहा, तो इट मीन्स कि आपका एसिड खत्म हो गया है ना, एसिड पूरे का पूरा कंज्यूम हो गया, तो नो मोर एफरवेसेंस ऑफ बबल्स और फिजिंग जो है ना, हमें शो नहीं हो रही है। ठीक है, नो मोर एफरवेसेंस। सही। फिर देन उसके बाद बोले द स्टूडेंट इज गिवन 200 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ Na2S2O3। Outline how the student should use this solution to fill the burette in step 7। ठीक है, स्टेप 7 क्या है मेरे पास, दोबारा से आते हैं, ये देखना जरूरी है, तो ताकि आपको रिवाइज हो जाए। स्टेप 7 में क्या बोल रहा है, फिल अप प्यूरेट विद 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन सो इट इज रेडी फॉर द टाइट्रेशन नीड। उसमें यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन बता दी है, आपको इसका एक सॉल्यूशन को बनाना है, यानी प्यूरेट में डालना है। ठीक है, आपको सोडियम थायोसल्फेट। अब वो बोल रहा है कि द स्टूडेंट इज गिवन with 200 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ये वॉल्यूम है और ये कंसंट्रेशन है आपके पास। सही है, फिर उसके बाद बोल रहा है आउटलाइन हाउ द स्टूडेंट शुड यूज दिस सॉल्यूशन टू फिल द ब्यूरेट इन स्टेप 7 सो इट इज रेडी फॉर द टाइट्रेशन। वही उसने बोल दिया है ना, वही वर्डिंग यूज करिए स्टेप 7 में। Include any relevant procedure the student should follow to ensure that the burette is correctly filled before any readings are taken। तो ये प्रिकॉशन वगैरह बता दो क्या हमें करना है, इससे पहले कि हम पहली रीडिंग नोट कर लें। वो बोले rinse the burette with Na2SO2O3 and add and then fill the burette with it। After filling allow some solution to be drained out to remove air। सही है, हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको ये वॉशिंग दे रहे हैं। सही है, प्यूरेट को N2S2O3 से, देन उसमें हम इसको वो फिल कर रहे हैं। अब क्या होता है, अक्सर जब वो ब्यूरेट में एयर पर ट्रैप हो जाती है, तो हम अगर एयर ट्रैप ना हो, हम थोड़ा सा सॉल्यूशन N2S2O3 का इस फिल आउट कर देते हैं। सही। अच्छा देखो, उसके बाद वो बोल रहे हैं द टाइट्रेशन table student used is shown। Complete the table
Complete the table and calculate the mean titer used in calculating the percentage of the copper in brass. Show your working. ठीक है। अब देखो ये तो आपने सिंपल पे डिफरेंस निकाल लिया ना। अगर मैं 20.5 को 0 से करूंगा 20.5 आएगा, 40.225 को 20.60 से करूंगा ये आएगा। अब आपने इन सबके वो डिफरेंसेस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। देन कॉन्कर्डेंट रेटिंग क्या आ रही है आपके पास, वो आ रही है ये दोनों कॉन्कर्डेंट रेटिंग आ रही है, तो इन दोनों को कंपाइल करके आप क्या करोगे, मीन टाइटर को निकालोगे, ठीक है। देन उसके बाद वो हमें बोल रहा है कि भाई द ब्यूरेट यूज बाय द स्टूडेंट हैज ग्रेजुएशन ऑफ 0.1 cm cube, determine the percentage error in the title measure in the citation number 2, show your working। अब देखो यहाँ पर हमने वॉल्यूम जो मिनिमम लेते हैं कितना लेते हैं, 0.1 cm cube का, ठीक है। 0.1 cm, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी। यस, अच्छा सही तो है। 0.1 cm cube का ही तो लेना है, बोला बहुत है उसने लीज ग्रेजुएशन, ठीक है। ठीक है, 0.1 cm cube की लीज ग्रेजुएशन है आपके पास, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड कर देते हैं फॉर फाइनल एंड इनिशियल के लिए, ठीक है। देन आपने क्या करना है, परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर का पता है, उसने आपको टू का बोला है ना कि आपने टू यूज करनी है, टू की वैल्यू यूज करनी है, सही है। तो आपको पता होगा टू मल्टीप्लाई बाय जो लीज ग्रेजुएशन वैल्यू डिवाइड बाय टू, ठीक है, यानी 1.1 डिवाइड बाय टू, और मल्टीप्लाई बाय जो आपको वैल्यू दी है, वैल्यू कौन सी करने को बोला हुआ है, 19.90 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या आ गया, एरर आ गया। एरर कितना आ रहा है, 0.0525%, ठीक है। ठीक है, आसान चीज़ है तो उसके ऊपर अभी हम टाइम को ज़ाया नहीं कर रहे, ठीक है। नॉर्मल एरर निकालना, जैसे कोई तो नई चीज़ नहीं है, हर क्वेश्चन में ये आता है ना, इससे पहले भी आप लोग 7 8 से ये चीज़ करते हुए आ रहे हैं, एरर निकालना। अदर देन द चेंज इन द हैबिटस, सजेस्ट वन चेंज टू द एक्सपेरिमेंट which would lead to the reduction in the percentage error in the मेजर टाइम। देखो हमेशा वो याद रखना, जिस चीज़ का आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसका अगर अमाउंट ज़्यादा लोगे तो एरर तो कम हो जाएगा। उसका अगर अमाउंट ज़्यादा लोगे, वो रीज़न क्या है, देखो जो अमाउंट आपने को लेना होता है वो वैल्यू को नीचे आती है। अगर नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा बढ़ती जाएगी ना, तो जो आंसर आएगा वो छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो एरर क्या होता जाएगा, वो कम होता जाएगा। ऐसी बात है, नीचे वाली वैल्यू अगर ये ग्रेटर होगी, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या हो जाएगा, लेजर होता जाएगा, ठीक है। इंक्रीज, अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या थी, द मास ऑफ अ ब्रास था, इंक्रीज द मास ऑफ अ ब्रास और यूज अ लेस कंसंट्रेशन ऑफ Na2S2। नॉर्मली ये वाला पॉइंट मैं बच्चों को नहीं बोलता, आप बोलो जो आपने वैल्यू ली है उसका क्रेटर अमाउंट आप बोलोगे, ठीक है। ये मुझे ज्यादा वो बेटर लगता है इससे। अच्छा, उसके बाद देन कैलकुलेशंस है आपकी। अब वो बोल रहा है कि भाई स्टेप 1 to 8 वर रिपीटेड दिस टाइम 1.88 ग्राम ऑफ ब्रास, this time using 1.88 gram of brass. The end point of titration was found to be 16.50 cm cube. The equations for the reaction occurring are shown। तो ये स्टेप 6 और स्टेप 1 में कौन कौन सी इक्वेशन हो रही थी, कॉपर जो है वो आयोडाइड आयंस के साथ रिएक्शन कर रहा है और कॉपर आयोडाइड बना रहा है। देन आयोडाइड जो आपका आयोडीन आ रहा है वो H2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये बना रहा है, ठीक है। उसके बाद बोले डिटरमाइन the number of moles of I2 found when the excess Ki was added to 250 cm cube of this, ठीक है। use the data from the repeated experiment in your calculations। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इससे पहले हमारे पास जो है, जो Na2SO3 था उसका हमें जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन दी गई है ना, ऊपर भी हमें दी गई है, ये लिखी हुई कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ Na2S2O3, इसकी कंसंट्रेशन को दी गई है। लेकिन उसने मुझे बोल दिया है कि अब जो मेरे पास वॉल्यूम आ रहा है वो इतना आ रहा है, वॉल्यूम में ये वाला यूज करूंगा और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूंगा एन इंटू सी वी से, सही है। देन I2 और इसमें रिलेशन क्या मेरा बना है, I2 और इसमें रिलेशन बना है इसका 1:2 का।
तो 2 से को डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आई टू के मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। देन स्टेप 2 में वो बोल रहा है कि यूज और आंसर टू एच वन, जो अभी अपने ऊपर कैलकुलेट किया है, टू डिटरमाइन द मास ऑफ Cu2 प्लस साइन प्रेजेंट इन सॉल्यूशन है, एंड देयरफॉर द परसेंटेज ऑफ द मास ऑफ अ कॉपर इन द सैंपल ऑफ अ ब्रास। इफ यू आर अनेबल टू ऑब्टेन द आंसर, assume that the number of moles of I2 is 8.85 into 10 की power minus 4, दिस इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। AR कॉपर का क्या है, 63.5 है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर कैलकुलेट करोगे CO2 प्लस, कैसे करोगे? I2 के मोल्स आपके पास आ रहे हैं, I2 के मोल्स और इनमें रिलेशन क्या है कॉपर के मोल्स में? देखो I2 के मोल्स कितने हैं आपके पास, 8.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, ठीक है। और ये आपने मोलर रेशो अप्लाई किया 2 से, ये वो मल्टीप्लाई हुआ और आपके पास क्या आ गया, कॉपर के मोल्स आ गए, ठीक है। किसके मोल्स है, कॉपर के। अब कॉपर का मास तो आपको भी पता है कैसे आएगा, सही है। मास कैसे आएगा, एन इज इक्वल टू एम और हेम आर होता है, तो एम इज इक्वल टू एन इंटू हेम आर हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मोल्स है, ये आपके पास वो मोल्स हैं, ये आपके पास कॉपर का हैम आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास कॉपर का मास आ गया, ठीक है। लेकिन जो आपने मास कैलकुलेट किया है वो 25 cm³ के लिए वो किया है ना, ठीक है। आपने तो ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए जाना है, सही है। यानी कि आपने जो ब्रास कितना है, यानी ओरिजिनल सॉल्यूशन में निकालना है ना, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन में ब्रास है उसमें कॉपर कितना है, तो आप फिर ये 250 cm³ के लिए कर लोगे। अगर 25 cm³ था तो इतना मेरे पास वो मास आ रहा था, 250 cm³ होगा तो कितना मास आएगा, ये आपने फाइनल मास यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, सही है। देन जो कॉपर का मास है उसको आप क्या करोगे, ब्रास के मास से डिवाइड कर दो। ब्रास का मास उसने सबसे ऊपर मुझे दिया हुआ था, अगर मैं सबसे ऊपर रहा हूँ तो ब्रास का मास यहाँ पे गिवन है, ये 1.88, ठीक है। सही, ब्रास का मास उसने मुझे दिया हुआ था ऊपर, तो ये ब्रास का मास कितना था, 1.88, सही। तो मैंने द मास ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मास ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, कॉपर की परसेंटेज आ गई कि कॉपर ये ब्रास में कितना है, सही। देन उसके बाद अच्छा, ये आपके पास फाइनल क्या है इसका आंसर है, सही। अच्छा अब देखो यहाँ पे यहाँ पर ना जो ये 1.88 जो वो मास है वो ब्रास का है ना, ये इससे पहले जो स्टार्टिंग में उसने मास दिया था वो 2 ग्राम थे, लेकिन जब आप यहाँ पे आए ना पार्ट एच में, तो उसने आपको बोल दिया कि स्टेप 188 बार रिपीटेड एंड दिस टाइम यूजिंग अ 1.88 ग्राम मास ऑफ ब्रास। तो 1.88 जो है ना वो ग्राम दिया हुआ है वो ब्रास का मास। तो आपने कॉपर को, जो आपने कॉपर का मास निकाला है उसको ब्रास के मास से पर डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास क्या आ गया, ये परसेंटेज आ गया, सही। अच्छा देखो उसके वो बात बोल रहा है, उसका वो लास्ट पार्ट है, a small percentage of silver is sometimes found in the some brass alloys. In step 2, when the concentrated nitric acid is added, silver metal is oxidized to silver Ag plus aqueous. At the end of step 6, the Ag ions no longer remains in the solution. Explain why. क्योंकि जो आप आयोडाइड आयंस डाल रहे हो तो Ag आयंस जो है वो रिप्लेस कर लेंगे आयोडाइड आयंस को ना, और क्या वो बना लेंगे, AgI बना लेंगे, जिसका उसने यहाँ पे पीछे आपको इशारा भी किया था कि व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं ना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन जब आप यहाँ पे ये रहा, जब आप KI जब पोटेशियम आयोडाइड को डालोगे, जब आप पोटेशियम, यहाँ पे उसने ये बात मेंशन करी हुई है ना स्टेप 6 में, एड अप्रोक्सीमेटली 20 cm³ ऑफ पोटेशियम आयोडाइड द कॉलिनिकल फ्लास्क ए वाइट पीपीटी फॉर्म्स एज वेल एज अ ब्राउन सॉल्यूशन, सही है। तो जब वाइट पीपीटी कब बनेंगे, जब आपका जो सिल्वर है वो आपका हायोडीन सॉरी पोटेशियम को रिप्लेस करेगा और खुद क्या बना लेगा, हेजीआई को बना लेगा। आपको ये बात पता होगी कि हेजीआई के वो कौन से होते हैं, वाइट पीपीटी को बनाता है, सही। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन रहे हैं, वाइट पीपीटी आ जाएंगे, सॉरी वाइट पीपीटी नहीं, येलो पीपीटी आ जाएंगे, हेजीआई सॉरी वाइट पीपीटी आ जाएंगे, सही, जो आप मेंशन किया है। तो ये तो क्या है, AgI विल Ag प्लस replaces Ki to form salt Ki and forms AgI, that is a white PPT.